एक मासूम सी बच्ची अपनी माँ से जिद करके अपने घर से बाहर खेलने तो चली जाती है, लेकिन कभी वापस लौट कर नहीं आती। तो क्या हुआ था इस छोटी सी बच्ची के साथ, इस कहानी के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मैडी क्लिफ्टन की। मैडी क्लिफ्टन का जन्म 17 जून 1990 को स्टीव और शीला क्लिफ्टन के घर हुआ था। मैडी की बहन जेसिका उर्फ जस्सी मैडी से 3 साल बड़ी थी। क्लिफ्टन फैमिली जैक्सनविल फ्लोरिडा यूएसए में रहती थी। मैडी के परिवार वाले और उसके सभी दोस्त उसको शरारती लड़की समझते थे। मैडी को जानवरों से भी बहुत प्यार था और वो हर खेल कूद में हमेशा आगे ही रहती थी। बेसबॉल मैडी का सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्स था और इसके बाद 3 नवंबर 1998 को मैडी स्कूल में थी और स्कूल के बाद वो घर वापस पहुंची तो उसकी नानी ने उसकी स्कूल ड्रेस चेंज की और मैडी को खाना खिलाया। जब मैडी के माता पिता नौकरी पर होते थे तो उसकी नानी, जो उसी के आस पड़ोस में रहती थी, वो मैडी और उसकी बड़ी बहन जस्सी की देखभाल करने हर रोज उनके घर पर आ जाया करती थी। मैडी ने खाना खाने के बाद अपना होमवर्क कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैडी ने अपने पियानो लेसन की प्रैक्टिस की। मैडी ने तब तक प्रैक्टिस की जब तक कि उसकी माँ शीला घर लौट न आई। शीला के घर आते ही मैडी खुश हो गई और उनसे पूछने लगी कि मम्मी कि मैं बाहर खेलने जाऊं। तभी उसकी माँ कहती है कि अभी नहीं। फिर मैडी की जिद करने के बाद वो मान जाती है और मैडी को बाहर खेलने के लिए भेज देती है। मैडी जानती थी कि उसके पास खेलने के लिए ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि शाम का खाना तैयार होते ही माँ उसे घर वापस बुलाने वाली थी। उस शाम काफी सारे बच्चे खेल रहे थे। मैडी अपने एक 16 साल के पड़ोसी लड़के के साथ गोल्फ खेल रही थी। कुछ देर बाद एक और पड़ोसी लैरी ग्रिसम, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल की थी, वो भी उसके साथ खेलने लगता है। जब उन्होंने अपनी गोल्फ की गेंद गुम कर दी तो मैडी ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं अपने घर से गोल्फ की गेंद लेकर आती हूँ। इसके बाद 6:20 पर शीला अपने घर की दहलीज पर खड़ी होकर मैडी और उसकी बड़ी बहन जेसिका का नाम लेकर उनको बुलाती है। बड़ी बेटी जेसिका दौड़कर घर वापस आ जाती है, लेकिन मैडी जो थी वो घर नहीं पहुंचती है। फिर उसकी माँ शीला पड़ोसियों से पूछती है कि क्या उन्होंने मैडी को देखा है। मैडी का कहीं भी कोई अता पता नहीं था। फिर एक एक करके शीला अपने सभी पड़ोसियों से मैडी के बारे में पूछती है, लेकिन किसी को भी मैडी का कुछ अता पता नहीं था। फिर सारे मोहल्ले वाले मैडी को ढूंढने में लग जाते हैं। फिर शीला अपनी बेटी की गुमशुदगी की जानकारी पुलिस को देती है। उसने कैसे कपड़े पहने थे और उसका हुलिया कैसा था, इस बारे में सब कुछ वो पुलिस को बताती है। शुरू में मैडी के माता पिता को लगा कि खेलते खेलते मैडी इधर उधर हो गई है, लेकिन जैसे ही समय गुजरता गया उसके माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। मैडी की तलाश पुलिस और मैडी के माता पिता के साथ साथ उसके मोहल्ले वाले भी मिलकर कर रहे थे। आसपास के पड़ोसियों ने मिलकर खुद से मैडी के नाम के पोस्टर तैयार किए और वहां शहर की दीवारों पर लगा दिए और साथ ही लोगों में भी बांट दिए। इन पोस्टरों से हर किसी को मैडी के हुलिये का पता चल गया। भूरे बाल, भूरी आंखें, कद 4 फीट 4 इंच, वजन 20 किलो। लैरी ग्रिसम मैडी का पड़ोसी जो उस दिन मैडी के साथ खेल रहा था, उसने भी मैडी की तलाश में मदद की। मैडी के घर के सामने वाले पड़ोसियों का 14 साल का बेटा जोशुआ फिलिप्स भी मैडी को ढूंढने में साथ था। पुलिस ने फिर मैडी के माता पिता से पूछताछ भी की मैडी के बारे में कि आपको किस पर शक है। मैडी की मां ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से 1-2 चीजें अजीब हुई हैं। फिर मैडी के पिता ने बताया कि 1 हफ्ते पहले किसी ने रात में जेसिका के कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की थी। अंधेरे में मुझे वो शख्स नजर नहीं आया, मगर जब मैंने चीख पुकार की तो वो शख्स भाग गया। शीला बोली कि जब हम परसों पिकनिक से वापस आए तो हमने गौर किया कि घर में रखी एक जेसिका की तस्वीर फ्रेम समेत गायब थी। ये सारी बातें सुनने के बाद फिर पुलिस ऑफिसर्स सारे पड़ोसियों के घर की तलाशी लेते हैं। जब पुलिस जोशुआ फिलिप्स के घर जाती है तो वो उस समय घर में अकेला होता है और वो पुलिस को कहता है कि मेरे माता पिता काम पर गए हैं और उसने आज स्कूल से छुट्टी कर ली है, क्योंकि मैडी की गुमशुदगी की वजह से आज उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। पुलिस ऑफिसर जोशुआ के पिता को फोन करके उनसे घर की तलाशी लेने की इजाजत
इजाजत मांगते हैं और फिर पूरे घर की छानबीन करते हैं। उन्हें घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जिनका संबंध मैडी से हो। पर हाँ, जोशुआ का कमरा गंदा पड़ा था, कपड़े बिखरे हुए थे, सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। उस कमरे में 3 तोते भी मौजूद थे। तीनों तोते पिंजरे में बहुत गंदी हालत में थे, जिसकी वजह से पूरे कमरे में गंदी स्मेल फैली हुई थी। इसके बाद बारी आती है लैरी ग्रिसम के घर की। पुलिस को उसके घर से ऐसा कुछ मिलता है जिसकी वजह से कुछ ही घंटों बाद फिर पुलिस उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर उससे सख्ती से पूछताछ करती है, क्योंकि अब पुलिस का पूरा शक लैरी ग्रिसम पर था। पुलिस को लैरी ग्रिसम पर शक क्यों था? तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से लैरी पर शक था। एक तो ये कि लैरी के कमरे से पुलिस को जवान लड़कियों के न्यूड तस्वीरें और मैगजीन्स बरामद हुए थे, और दूसरा ये पुलिस ने पता लगाया कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। इसमें नशे की हालत में ड्राइविंग करना और गाड़ियों की चोरी करना शामिल था। और तीसरा ये कि उस पर कुछ साल पहले एक 16 साल की लड़की के साथ रेप करने का भी इल्जाम लगा था। और चौथा, वो एक 45 साल का मर्द था जो मोहल्ले की बच्चियों के साथ खेलना पसंद करता था। फिर पुलिस 8 घंटे की पूछताछ करने के बाद लैरी को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। अगले आने वाले दिनों में भी मैडी की तलाश जारी रहती है। मैडी के परिवार वाले और मोहल्ले वाले मैडी को किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी देने वाले को पहले $50,000 का, फिर बाद में अच्छा खासा चंदा इकट्ठा होने के बाद $1,00,000 का इनाम रखते हैं। मैडी के माँ बाप इसी दौरान कई टीवी और रेडियो इंटरव्यूज देते हैं और पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी ने मैडी को अगवा कर लिया है तो उसे वो सही सलामत वापस कर दे। इसी दौरान जैक्सनविल में रहने वाले सभी परिवार अपने बच्चों का घर से बाहर खेलना बंद करवा देते हैं। इसी तरह समय गुजरता रहता है, लेकिन अभी भी किसी को मैडी का कुछ अता पता नहीं था। पुलिस के हाथ भी अब तक कुछ नहीं लगा था। फिर 10 नवंबर को मैडी के घर के बाहर काफी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिसमें कुछ नेशनल मीडिया वाले भी शामिल थे और कुछ पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे। इसी दिन स्टीव और शीला यानी मैडी के माता पिता एक कॉमी न्यूज प्रोग्राम के साथ एक इंटरव्यू टेप कर रहे थे। वो नहीं जानते थे कि उसी वक्त सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी पर कुछ ऐसा हो रहा था जो उनकी दुनिया को ही हिला कर रख देने वाला था। एक औरत घबराई हुई सड़क पर खड़ी हुई थी, परेशान हालत में। वो घबराई हुई, आंखों में आंसू, वो सीधी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और रोते हुए अपने घर की तरफ इशारा करती है। आखिर ये औरत कौन थी और वो पुलिस ऑफिसर को क्या दिखाना चाहती थी? पुलिस ऑफिसर ने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन वो रोती रही। पुलिस ऑफिसर उस औरत के साथ उसके घर चला जाता है। वो औरत उसे घर के बेसमेंट में ले जाती है। कमरे के करीब पहुंचते ही पुलिस ऑफिसर ने एक खास स्मेल को पहचान लिया। ये स्मेल थी एक सड़ती हुई लाश की। फिर पुलिस ऑफिसर बिस्तर के करीब गया और जैसे ही उसने झुक कर देखा तो उसे 2 छोटे पांव सफेद मोजे पहने हुए गद्दे के नीचे से बाहर निकलते हुए नजर आए। ये नजारा देखकर वो पुलिस ऑफिसर एकदम हैरान रह जाता है। आखिरकार तलाश खत्म हुई, मैडी क्रिफ्टन मिल गई। 14 साल के जोशुआ फिलिप्स के बेडरूम से। जोशुआ की मां का कहना था कि कुछ दिनों से वो जोशुआ को अपना कमरा साफ करने के लिए बोल रही थी। आखिरकार तंग आकर उसने कमरे को खुद साफ करने का इरादा किया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि जोशुआ के बिस्तर के करीब कोई लिक्विड पानी जैसा जमा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जोशुआ का बिस्तर एक वाटर बेड था। बेड का एक खास लकड़ी का फ्रेम था जिसमें पानी से भरा हुआ मैट्रेस यानी गद्दा फिट किया हुआ था। जोशुआ की मां को डर था कि कहीं मैट्रेस यानी उस पानी वाले गद्दे में सुराख तो नहीं हो गया। वो बिस्तर के करीब बैठ जाती है और उसे पता चलता है कि लकड़ी के फ्रेम में एक तख्ता ढीला है जिसके अंदर से कोई सफेद मोजा झांक रहा है। वो मोजा जब खींचती है तो उसका हाथ एक छोटे से ठंडे पांव को छूता है। जोशुआ की मां चीख कर घर से बाहर निकल जाती है। फिर पुलिस की फोरेंसिक टीम जोशुआ के घर को घेर लेती है। वाटर बेड के मैट्रेस यानी उस पानी वाले गद्दे को हटाया जाता है। मैडी की आधी, वो भी बिना कपड़ों में लाश मिलती है। उसके कपड़े भी वहीं पर पड़े हुए थे। मैडी को बेसबॉल के
बैट से पीटा गया था। गर्दन और सीने पर कई चाकू से किए गए गहरे जख्म थे। उसी कमरे में छोटी टेबल पर एयर फ्रेशनर और अगरबत्तियां मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल शायद कमरे में स्मेल को खत्म करने के लिए किया गया था। ड्रेसर के पीछे से बेसबॉल बैट मिलता है और एक चाकू बरामद होता है उसी कमरे से। अलमारी में कपड़ों के बीच छुपाई हुई मैडन की बहन जेसिका की तस्वीर मिलती है। फिर पुलिस ऑफिसर जोशुआ के स्कूल जाकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर जोशुआ अपने माता पिता की मौजूदगी में मैडी के कत्ल का जुर्म स्वीकार कर लेता है। जोशुआ अपनी गिरफ्तारी के बाद एक बयान भी देता है, और क्या उसने ये सच कहा था या फिर झूठ, ये तो बस वही जानता था। जोशुआ ने बताया कि मैडी उसके घर आई थी और उसने बेसबॉल खेलने की जिद की, जैसे वो अक्सर करती थी। ये जानने के बावजूद कि उसके पिता ने उसे छोटी लड़कियों के साथ खेलने से एकदम साफ मना किया हुआ था, फिर भी जोशुआ मैडी के साथ खेलने के लिए राजी हो जाता है। जोशुआ ने बताया कि खेलते हुए उसने गलती से एक बेसबॉल की गेंद मारी जो सीधा मैडी के चेहरे पर जाकर लगी। जब मैडी ने जोर जोर से चीखना और रोना शुरू कर दिया तो जोशुआ को डर लगा कि उसका पिता अगर घर आ गया तो वो बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई करेगा। इसलिए जोशुआ मैडी को घसीटकर घर के अंदर अपने कमरे में ले गया। मैडी चीख चीख कर रो रही थी तो जोशुआ ने उसे चुप कराने की कोशिश में बेसबॉल के बैट से उस पर हमला कर दिया। जख्मी मैडी को जोशुआ वाटर बेड के फ्रेम में ठूस ही रहा था कि इतने में उसके पिता नौकरी से वापस आ गए। जोशुआ ने जल्दी से कमरे की दीवारों और फर्श से मैडी के खून के छींटे को साफ किया। फिर नहा धोकर उसने अपने पिता के साथ खाना खाया। जब जोशुआ अपने कमरे में वापस आया तो उसे मैडी के कराहने की आवाज आई। मैडी अभी भी जिंदा थी और वो तड़प रही थी। जोशुआ ने फिर एक चाकू लेकर मैडी का गला काटा और उसके सीने पर 11 वार किए। फिर 6 जुलाई 1999 को अदालत में जोशुआ के वकील ने यह दावा किया कि जोशुआ डरा हुआ एकदम मासूम सा बच्चा है जिसने जल्दबाजी और परेशानी में ये खून गलती से कर दिया है। जोशुआ का पिता सारा दिन शराब में भंड रहता था। अक्सर नशे की हालत में वो अपनी पत्नी और बेटे को मारता पीटता भी बहुत था। घर में उसके डर से सब सहमे हुए रहते थे। फिर वकील ने अपने सबूत पेश किए। वकील का कहना था कि बेसबॉल की गेंद अगर मैडी को जोर से लगी थी तो उस पर मैडी का खून क्यों नहीं पाया गया। मैडी के कपड़े भी उतरे हुए थे। अगर जोशुआ की बात सच है कि मैडी को घसीटते हुए कमरे में ले जाने तक उसके कपड़े उतर गए थे तो कपड़ों पर मिट्टी घास लगा हुआ क्यों नहीं मिला। वो इतना मासूम लड़का है तो उसने जेसिका की तस्वीर क्यों चोरी की थी। फिर वकील ने सबसे बड़ा सबूत पेश किया, जोशुआ के कंप्यूटर की वेब हिस्ट्री। वो जज को दिखाई गई। वेब हिस्ट्री से पता चला कि मैडी के साथ खेलने से आधे घंटे पहले जोशुआ एक अश्लील फिल्म देख रहा था। इसके बाद फिर 8 जुलाई 1999 को जोशुआ को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसकी उम्र 16 से कम होने की वजह से उसको मौत की सजा नहीं सुनाई गई। जोशुआ की सजा के 1 साल बाद उसके पिता की एक सड़क एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जोशुआ ने 20 सालों में कई बार अपनी सजा के खिलाफ अपील की, लेकिन हर बार उसको निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद फिर मैडी के माता पिता का भी डिवोर्स हो गया। उनकी बेटी जेसिका की उम्र अब तकरीबन 35 साल की हो चुकी है और उसने अपने पिता से अपने बचपन का घर खरीद लिया है। वो कहती है कि इस घर में मेरी बचपन की यादें बसती हैं। इसमें मुझे अपनी छोटी बहन मैडी की आवाज और उसकी हंसी आज भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, यही कहानी थी मैडी क्लिफ्टन की। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।